रात के ठीक 3 बज रहे हैं। एक बेहद आलीशान लेकिन इस वक्त बिल्कुल खाली पड़े रेस्टोरेंट के अंदर सन्नाटा पसरा हुआ है। फर्श से लेकर छत तक लगी कांच की विशाल खिड़कियों के पार दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा का विशाल साया काले आसमान के बीच पूरी तरह से अंधेरे में डूबा हुआ खड़ा है। ना कोई मेहमान है, ना कोई संगीत। टेबल साफ हैं और इस भव्य डाइनिंग हॉल में जिंदगी का कोई नामो निशान नहीं है। लेकिन इस चमचमाते आलीशान कोने में एक बहुत बड़ा झूठ बेनकाब किया जा रहा है। यहाँ की एक मुख्य दीवार से महंगे इटालियन मार्बल की परत को बहुत ही सावधानी से हटाया गया है। सोने की नक्काशी और मखमली रस्सियों के पीछे सुरक्षा जैकेट पहने एक इंजीनियर बिल्कुल खामोश खड़ा होकर इस इमारत के कंक्रीट के ढांचे को देख रहा है, जिसे टुकड़ा टुकड़ा करके नीचे गिराया जा रहा है। और वहां इस बाहरी खूबसूरती के नीचे गहरे दबे एक ऐसा रंग दिखता है जो यहां होना ही नहीं चाहिए था। नारंगी रंग। ये कोई साधारण रंग नहीं, बल्कि लोहे की मोटी सरियों पर जमी जंग की एक पपरीदार परत है। याद रखिए, हम किसी कबाड़ खाने में नहीं खड़े हैं। ये दुनिया के सबसे महंगे रियल एस्टेट बाजारों में से एक की बेहद आलीशान इमारत है। यहाँ का तापमान और हवा पूरी तरह नियंत्रित हैं। फिर भी अरब की खाड़ी की वो बेरहम, नमी से भरी हवा इसके अंदर दाखिल होने का रास्ता ढूंढ चुकी है। आज आप और मैं इसी सच की तह तक जाएंगे कि आखिर बाहर की वो झुलसा देने वाली गर्मी और नमी कंक्रीट के मजबूत खंभे के अंदर गहराई में दबी लोहे की भारी सरियों तक कैसे पहुंच गई। एक ऐसा शहर जिसे रेगिस्तान से बचाने के लिए बनाया गया था, आज वही रेगिस्तान उसकी नींव को अंदर ही अंदर खा रहा है। इस रहस्य को सुलझाने के लिए सिर्फ मरम्मत के बिल को देखना काफी नहीं होगा। हमें समय के पहिए को थोड़ा पीछे घुमाना होगा। जंग लगने की ये कहानी आज रात इस खाली रेस्टोरेंट के सन्नाटे में शुरू नहीं हुई है। अगर हमें दुबई की गगनचुंबी इमारतों की साख और उनकी मजबूती को खतरे में डालने वाले इस अनदेखे संकट को समझना है, तो हमें उस वक्त में वापस जाना होगा जब यह कंक्रीट पानी की तरह बह रहा था। आधुनिक चमचमाते महानगरों की इस छिपी हुई कमजोरी को समझने के लिए हमें कंक्रीट को लेकर फैले उस भ्रम को तोड़ना होगा जिसे हम सच मानते आए हैं। हम जब भी आसमान छूती इमारतों को देखते हैं तो सोचते हैं कि कंक्रीट अमर है, एक कृत्रिम पत्थर की तरह भारी और अटूट है। लेकिन सूक्ष्म स्तर पर यह कोई अमर चट्टान नहीं है। यह असल में एक बेहद पेचीदा और छिद्रों से भरा पदार्थ है जो एक धीमी केमिकल घड़ी की तरह काम करता है। जब सीमेंट, पानी और रोड़ी बजरी को एक साथ मिलाया जाता है तो उनके बीच एक बहुत ही तेज रासायनिक प्रतिक्रिया होती है जिसे हाइड्रेशन कहते हैं। जैसे जैसे यह मिश्रण सख्त होता जाता है, इसके अंदर का बचा हुआ पानी धीरे धीरे भाप बनकर उड़ने लगता है। लेकिन जब यह पानी बाहर निकलता है तो अपने पीछे एक बहुत ही बारीक भूल भुलैया छोड़ जाता है, न दिखने वाले छोटे छोटे छिद्रों और रास्तों का एक जाल जो इस ठोस कंक्रीट के अंदर तक फैल जाता है। मजबूत कंक्रीट के ढांचे में इस धूसर रंग के जालीदार पत्थर का सिर्फ एक ही सबसे महत्वपूर्ण सुरक्षात्मक काम होता है। इसे अपने अंदर दबी हुई लोहे की सरियों के ढांचे की हिफाजत करनी होती है। लोहा ही वो ताकत है जो तेज हवाओं में भी इन बड़ी इमारतों को टूटने से बचाती है। गनीमत यह है कि ताज़ा कंक्रीट का क्षारीय माहौल लोहे के चारों तरफ एक सुरक्षा कवच बना देता है, जिससे लोहा एक सुरक्षित रासायनिक नींद में सो जाता है। जब तक कंक्रीट की ये बाहरी परत पूरी तरह सलामत है और पानी, ऑक्सीजन और नुकसानदेह तत्वों को लोहे से दूर रखती है, तब तक लोहा सोया रहेगा और इमारत मजबूती से खड़ी रहेगी। सही ढंग से बनाया गया कंक्रीट आसानी से 100 साल तक टिक सकता है, लेकिन मजबूती का मतलब ये नहीं कि उस पर समय का कोई असर नहीं होगा। मजबूती का मतलब सिर्फ उस गति से है जिससे वो रक्षा कवच समय के साथ कमजोर पड़ता है। आज हम उस सच को खंगालेंगे कि कैसे इस सुरक्षा कवच में पहली घातक दरार तब पड़ी होगी जब इस इमारत में पहला कदम भी नहीं रखा गया था। कल्पना कीजिए उस दिन की जब इस खंबे को ढाला जा रहा था। तपती धूप के नीचे भारी मिक्सर गाड़ियां लाइन लगाकर खड़ी थीं। बाहर की गर्मी तो जानलेवा थी ही, लेकिन घूमते हुए ड्रम के अंदर मौजूद उस गीले कंक्रीट का तापमान क्या था, वही सबसे बड़ा सवाल है। भीषण गर्मी में कंक्रीट का काम करना भौतिकी के नियमों के खिलाफ एक बहुत बड़ी और खतरनाक जंग की तरह है। जैसे जैसे इस मिश्रण का तापमान बढ़ता है, कंक्रीट को फैलाना और उस पर काम करना बेहद मुश्किल हो जाता है। वो तेजी से जमने और कड़ा होने लगता है। निर्माण कर्मियों के पास उस कंक्रीट को पंप करने, उसे हिलाकर बराबर करने और उसे फिनिशिंग देने का समय बहुत ही कम बचता है। लेकिन असली खतरा तब शुरू होता है जब यह गर्म कंक्रीट खुली हवा के संपर्क में आता है।
चिलचिलाती धूप और सूखी हवाओं के चलते कंक्रीट की सतह पर मौजूद पानी बहुत तेजी से भाप बनकर उड़ जाता है। अगर कंक्रीट के मजबूत होने से पहले ही उसकी ऊपरी सतह सूख जाए तो कंक्रीट सिकुड़ने लगता है, जो भविष्य के लिए बहुत बड़े खतरे की घंटी है। सिकुड़न की वजह से कंक्रीट की सतह पर बेहद बारीक दरारें पड़ने लगती हैं, जिन्हें प्लास्टिक श्रिंकेज क्रैक्स कहा जाता है। इससे बचने के लिए कंक्रीट को लगातार गीला रखना पड़ता है या उसे सील करना पड़ता है, ताकि रासायनिक प्रक्रिया ठीक से पूरी हो सके। हमारा मकसद ये कहना बिल्कुल नहीं है कि दुबई का कंक्रीट खराब क्वालिटी का है। सच तो यह है कि इतनी भीषण गर्मी में काम करने के लिए जिस सटीक समय, तापमान नियंत्रण और रखरखाव के अनुशासन की जरूरत होती है, वैसी ठंडे देशों में कभी नहीं पड़ती। लेकिन जब इतने बड़े और तेज गति से चलने वाले मेगा प्रोजेक्ट्स में जरा सी भी चूक होती है, तो कंक्रीट की वो बाहरी परत जो लोहे को बचाती है, थोड़ी कमजोर और खोखली रह जाती है। हवा और नमी को सोखने की उसकी क्षमता बढ़ जाती है। एक ऐसी कमजोरी पैदा होती है जो आज तो इमारत को नहीं गिराएगी, लेकिन कल लोहे को बचाने की उसकी ताकत को हमेशा के लिए छीन लेगी। लेकिन अगर हम मान भी लें कि सब कुछ पूरी सावधानी से किया गया था, फिर भी कंक्रीट को एक ऐसी ताकत का सामना करना ही होगा जिसे दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती, और वो है वक्त। अब आप और मैं इस बात को समझेंगे कि गगनचुंबी इमारतें भले ही तस्वीरों में स्थिर और शांत दिखाई देती हैं, लेकिन असलियत में वे हमेशा हिलती डुलती रहती हैं। कंक्रीट का ढांचा कभी स्थिर नहीं रहता, वो इस भारी गर्मी में सांस लेता है। जब फारस की खाड़ी के ऊपर सूरज उगता है तो इमारत का पूर्वी हिस्सा सूरज की तपिश को सोखने लगता है। कंक्रीट की बाहरी सतह का तापमान हवा के तापमान से कहीं ज्यादा बढ़ जाता है। कंक्रीट की बाहरी परत फैलने लगती है, लेकिन कंक्रीट गर्मी को अंदर जाने से रोकता है। नतीजा ये होता है कि जब बाहरी हिस्सा फैल रहा होता है तो खंबे के अंदर का हिस्सा ठंडा और सख्त बना रहता है। यह टकराव अंदरूनी तनाव को जन्म देता है। जैसे जैसे दिन ढलता है, सूरज अपनी जगह बदलता है और पूरी इमारत पर अलग अलग हिस्सों में गर्मी का दबाव डालता है। शीशा, एल्यूमिनियम, लोहा और कंक्रीट, इन सभी के फैलने और सुस्त पड़ने की गति अलग अलग होती है। ये सभी सामग्रियां एक दूसरे को खींचती और ढकेलती हैं। फिर रात होती है। रेगिस्तान की हवा तेजी से ठंडी होने लगती है। कंक्रीट की बाहरी सतह सिकुड़ने लगती है, लेकिन इमारत का अंदरूनी हिस्सा दिन भर की गर्मी को दबाए बैठा रहता है और बाहर की तरफ दबाव डालता है। फैलने और सिकुड़ने का यह अदृश्य चक्र हर रोज, हर महीने और दशकों तक लगातार चलता रहता है। ये बदलाव भले ही 1 मिलीमीटर के बहुत छोटे हिस्से के बराबर हों, लेकिन इमारत को इसे झेलना पड़ता है। अगर कंक्रीट के किसी हिस्से में जगह नहीं बचती या जोड़ों में थोड़ी भी गड़बड़ी होती है, तो ये दबाव दरारों के रूप में बाहर निकल आता है। कंक्रीट टूट जाता है और उस पर गर्मी के कारण एक दरार आ जाती है। इस दरार को खंबे को 2 हिस्सों में बांटने की जरूरत नहीं है और ना ही इसे भूकंप जैसी बड़ी दरार जैसा दिखने की आवश्यकता है। इसे सिर्फ बाहर की दुनिया और अंदर छिपी हुई लोहे की सरियों के बीच एक छोटा सा संपर्क मार्ग बनाना होता है। गर्मी एक बेहद शक्तिशाली और कभी ना थकने वाली ताकत है। लेकिन इमारतों के नष्ट होने की इस कहानी में गर्मी खुद जहर नहीं है। गर्मी तो बस वो रास्ता तैयार करने का काम करती है जिससे होकर जहर अंदर दाखिल हो सके। और इस तटीय शहर में, जो बेहद खारे समंदर के किनारे बसा है, वो असली जहर है क्लोराइड। फारस की खाड़ी दुनिया के सबसे गर्म और खारे पानी के स्रोतों में से एक है। यहां की हवा में नमक की भारी मात्रा मौजूद होती है और तटीय धुंध नमक के इन अदृश्य कणों को शहर की इमारतों के अंदर तक पहुंचा देती है। अगर कंक्रीट की दीवार बिल्कुल सही सलामत हो, तो इन क्लोराइड आयनों को कंक्रीट के छोटे सुराखों से होकर अंदर जाने में दशकों का समय लग जाएगा। लेकिन एक छोटी सी दरार इस पूरे समीकरण को ही बदल देती है। दरार खुद कोई बीमारी नहीं है, यह तो बस वो दरवाजा है जिससे बीमारी इमारत के अंदर घुसती है। इन बेहद बारीक दरारों के जरिए, खासकर दुबई की नमी से भरी रातों में, नमक मिला हुआ पानी कंक्रीट के अंदर खिंचा चला जाता है। ये पानी उस धीमी प्रक्रिया को दरकिनार करते हुए सीधे लोहे की सरियों की तरफ बढ़ने लगता है। सालों तक बाहर से सब कुछ सामान्य और चमचमाता हुआ दिखाई देता है। मार्बल की चमक वैसी ही रहती है, आलीशान होटलों के लॉबी सुंदर दिखते हैं।
आज जब आप और मैं पर्यटकों को वहां खुश देखते हैं तो वे बिल्कुल अनजान होते हैं कि उनकी मेज से महज कुछ सेंटीमीटर दूर एक विनाशकारी रासायनिक हमला चल रहा है। वे क्लोराइड आयन लोहे की सरियों के चारों तरफ धीरे धीरे जमा होने लगते हैं। वे तब तक इंतजार करते हैं जब तक कि उनकी संख्या एक खतरनाक स्तर तक न पहुंच जाए। जैसे ही वो सीमा पार होती है, लोहे को सोने पर मजबूर करने वाला क्षारीय सुरक्षा कवच अचानक नष्ट हो जाता है। वो रासायनिक समय घड़ी शून्य पर पहुंच जाती है। लोहा अपनी गहरी नींद से जागता है और उसका आकार बदलने लगता है। यही वो भयावह पल है जब कंक्रीट के अंदर चल रहा अदृश्य खतरा एक बहुत बड़े संकट का रूप ले लेता है। एक बार जब सुरक्षा कवच टूट जाता है और दरारों से ऑक्सीजन और नमी आसानी से मिलने लगती है, तो लोहे में जंग लगना शुरू हो जाता है। जंग सिर्फ रंग का खराब होना नहीं है, बल्कि ये एक नया रासायनिक तत्व है। जंग लगने से बनी ये चीजें उस असली लोहे की तुलना में फैलने के लिए बहुत ज्यादा जगह घेरती हैं। रासायनिक स्थिति के आधार पर यह जंग मूल लोहे की तुलना में 6 गुना तक अधिक जगह घेर सकती है। लोहे की सरिया फूलने लगती है, लेकिन वो कंक्रीट के मजबूत शिकंजे के अंदर दबी होती है, जिसमें वजन झेलने की ताकत तो है, मगर खिंचाव सहने की शक्ति नहीं के बराबर होती है। कंक्रीट फैल नहीं सकता। जैसे जैसे जंग फैलती है, वो कंक्रीट के ऊपर अंदर से बाहर की तरफ भारी दबाव डालती है। ये खिंचाव लगातार और खतरनाक तरीके से बढ़ता रहता है। आखिरकार कंक्रीट लोहे की सरिया के साथ साथ फटने लगता है। सतह पर एक नई दरार दिखाई देने लगती है, जो अंदर छिपे लोहे के समानांतर चलती है। जब जंग लगने की ये प्रक्रिया लगातार चलती रहती है, तो ये दबाव कंक्रीट की सहने की क्षमता से बाहर हो जाता है। अंत में कंक्रीट की ऊपरी परत टूटकर गिरने लगती है। विज्ञान की भाषा में इसे स्पैलिंग कहते हैं, जो किसी भी इमारत के लिए अंतिम चेतावनी है। भारी कंक्रीट का एक बड़ा और वजनदार टुकड़ा अचानक टूटकर पूरी ताकत से नीचे गिरता है। कंक्रीट का इस तरह उखड़ना, जिसे तकनीकी भाषा में स्पोलिंग कहते हैं, इसका मतलब ये कतई नहीं है कि कोई गगनचुंबी इमारत तुरंत ही समुद्र में समा जाएगी। कंक्रीट के ढांचे बेहद मजबूत और लचीले होते हैं, लेकिन इस दरार का असली मतलब यह है कि लोहे को बचाने वाली सुरक्षा प्रणाली पूरी तरह तबाह हो चुकी है। इसका सीधा मतलब है कि अब इस इमारत का मुख्य ढांचा सीधे इस जानलेवा पर्यावरण के सामने आ चुका है, जिससे इसका सड़ना कई गुना तेजी से शुरू हो जाएगा। अमर शहर का यह खूबसूरत भ्रम अब टूट चुका है। यह छोटी सी दरार खुद कोई बीमारी नहीं थी। ये तो बस उस तबाही का प्रवेश द्वार थी जो अब अंदर आ चुकी है। जब आप और मैं इस जंग लगी लोहे की छड़ से थोड़ा पीछे हटकर इस पूरे महानगर को देखते हैं, तो हमें एहसास होता है कि दुबई के पास कोई एक जैसी कंक्रीट की समस्या नहीं है। यहां लाखों अलग अलग इमारतों की अपनी एक अलग और भयानक कहानी है, जो पर्यावरण की मार झेल रही है। हर एक इमारत की उम्र बढ़ने की रफ्तार पूरी तरह से अलग है। इस खतरे का जो नक्शा हमारे सामने आता है, वो इमारतों की ऊंचाई देखकर नहीं, बल्कि उनके ऊपर पड़ने वाले मौसम के प्रभाव से तय होता है। खारे जमीनी पानी में डूबी हुई गहरी बुनियादें तो सुरक्षित हैं, लेकिन असली जंग तो उन हिस्सों में लड़ी जा रही है जहां पानी और हवा का सीधा मिलाप होता है। समुद्री ढांचों के पानी फेंकने वाले हिस्से, आसमान छूती इमारतों के नीचे बने विशाल कंक्रीट के आधार, कड़कती धूप और रात की उमस झेलने वाले खुले पार्किंग डेक, समुद्री हवाओं का सामना करने वाली बालकनी, कृत्रिम द्वीपों को जोड़ने वाले पुलों के जोड़, और सुबह की ओस और नमकीन हवा को सोखने वाले खराब जल निकासी वाले सुंदर डिजाइन ही इस बर्बादी की असली गवाह हैं। आधी रात को दुबई मरीना का एक सुनसान और बेहद खूबसूरत रास्ता शहरी बनावट का एक बेहतरीन नमूना लग सकता है, लेकिन उन सजे हुए पत्थरों के नीचे छिपी दीवारें लगातार नमक के पानी के हमले से जूझ रही हैं। 15 साल पहले बनाई गई कोई इमारत, जब बिना किसी कड़े नियम के बस जल्दबाजी में सब कुछ खड़ा कर दिया गया था, आज के सख्त नियमों के तहत बनी नई इमारतों के मुकाबले 2 गुनी तेजी से बूढ़ी हो रही है। खतरे का यह नक्शा बेहद उलझा हुआ और खौफनाक है। यह बिल्कुल शांत है और यहां आने वाले लाखों अमीर सैलानियों की आंखों से पूरी तरह ओझल है। लेकिन जांच के उस गुप्त नक्शे पर मौजूद हर एक लाल निशान कभी न कभी सतह पर आ ही जाता है, और जब ऐसा होता है तो पूरा खेल पैसे, रसूख और समय के फैसले पर टिक जाता है। यही वो मोड़ है जहां कंक्रीट की सड़न का विज्ञान और आलीशान पर्यटन का कारोबार आपस में बुरी तरह टकराते हैं। दुबई का पूरा आर्थिक ढांचा इसी बात पर टिका है कि वो दुनिया को भविष्य की एक ऐसी तस्वीर दिखाए जिसमें कोई कमी ना हो।
ये एक ऐसा शहर है जो हर कोने में 5 सितारा हकीकत बेचता है। लेकिन कोई भी बड़ा ब्रांड अपनी आंखों के सामने सड़न को बर्दाश्त नहीं कर सकता। जब किसी बेहद महंगे होटल या इमारत में कंक्रीट उखड़ने लगती है, तो उसका इलाज सिर्फ एक गड्ढा भरना नहीं होता। ये काम व्यवस्था को पूरी तरह से हिलाकर रख देने वाला और बेहद खर्चीला साबित होता है। जरा सोचिए, एक आलीशान रिसॉर्ट मेहमानों से खचाखच भरा हुआ है। तभी स्विमिंग पूल के पास वजन संभालने वाले एक बड़े खंबे पर दरार दिखती है। इसके बाद मरम्मत का जो काम शुरू होता है वो किसी पूरे सपने जैसा होता है। इंजीनियरों को पहले बिना दिखने वाले नमक के फैलाव को मापना पड़ता है। फिर वहां मचान खड़ी करनी पड़ती है और इस 5 सितारा दिखावे को बचाने के लिए उस मचान को महंगे विज्ञापनों के पीछे छिपाना पड़ता है। नुकसान पहुंचे कंक्रीट को बड़ी बड़ी मशीनों से बेरहमी से तोड़ा जाता है, जिससे अंदर का जंग लगा लोहा बाहर दिखने लगता है। इस काम का शोर कान फाड़ने वाला होता है और धूल हर तरफ फैल जाती है। जब कोई मेहमान शांति के लिए एक रात के $1000 दे रहा हो, तब आप उसके सामने ये सब नहीं कर सकते। इसके लिए होटल के पूरे हिस्से को बंद करना पड़ सकता है। लोहे को साफ करना पड़ता है, उसका इलाज करना पड़ता है और कई बार तो उसे पूरी तरह बदलना पड़ता है। इस सब के बाद खास तरह का सीमेंट और सुरक्षात्मक परतें चढ़ानी पड़ती हैं। इस कंक्रीट का असली खर्च तो कुछ भी नहीं है। असली नुकसान तो वो कमाई है जो होटल बंद होने से रुकी है। मेहमानों को दूसरी जगह भेजने का खर्च और इंटरनेट पर होटल की साख खराब होने का डर सबसे बड़ा होता है। कोई भी शहर 1 या 1000 दरारों का खर्च तो झेल सकता है, लेकिन इस सिलसिलेवार नुकसान का क्या? आइए हम और आप इस बात की गहराई को समझें कि असली संकट क्या है। सबसे बड़ा सवाल जो दुबई के इस आलीशान पर्यटन उद्योग के पीछे छिपा है वो ये है कि कोई भी इमारत मालिक कंक्रीट की कितनी परतों की मरम्मत का खर्च उठा सकता है, इससे पहले कि यह खर्च उसके मुनाफे को ही पूरी तरह निगल जाए। सच तो यह है कि दुबई इस खतरे के सामने बेबस नहीं है और ना ही यहां के इंजीनियर इस मौसम से अनजान है। इस शहर ने दुनिया के सबसे बेहतरीन कंक्रीट सुरक्षा तंत्र विकसित किए हैं। वे जानते हैं कि समय के इस चक्र को कैसे धीमा करना है। यहां इस्तेमाल होने वाला आधुनिक कंक्रीट विज्ञान का एक चमत्कार है। इसमें खास तरह की राख और सिलिका जैसी चीजों का इस्तेमाल किया जाता है जो कंक्रीट को इतना घना बना देती हैं कि बाहरी नमी और नमक इसके अंदर चाहकर भी प्रवेश नहीं कर पाते। निर्माण नियमों के अनुसार अब ताजे कंक्रीट के तापमान पर कड़ी नजर रखी जाती है, यहां तक कि इसे डालने से पहले बर्फ से ठंडा किया जाता है। नमी को अंदर ही रोकने के लिए खास रसायनों का छिड़काव किया जाता है। समुद्र के पास वाले खतरनाक इलाकों में जंग न लगने वाले लोहे और खास कोटेड छड़ों का इस्तेमाल होता है। बड़ी इमारतों में तो बिजली की मदद से जंग रोकने वाली खास प्रणालियां लगाई जाती हैं, जो लोहे के ढांचे में लगातार हल्का करंट भेजती हैं ताकि नमक की मौजूदगी में भी लोहा सुरक्षित रहे। कंक्रीट के बहुत अंदर ऐसे सेंसर लगाए जाते हैं जो अंदर हो रहे नुकसान की खबर पल पल देते रहते हैं। इस शहर की गगनचुंबी इमारतों को बचाने की तकनीक आज मौजूद है और इसका इस्तेमाल भी बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। यह असली समस्या किसी तकनीकी ज्ञान की कमी नहीं है। असली चुनौती यह है कि इस सुरक्षा प्रणाली को बिना किसी गलती के लागू करना, डेटा पर नजर रखना और लगातार उसकी देखभाल करना बेहद जरूरी है। बिजली वाले सुरक्षा तंत्र को हमेशा बिजली और निगरानी चाहिए होती है। सुरक्षात्मक परतें तेज धूप में खराब हो जाती हैं और उन्हें बार बार लगाना पड़ता है। एक इमारत को बचाने की तकनीक तो हमारे पास है, लेकिन यह शहर लगातार नए ढांचे खड़े किए जा रहा है। यहीं से यह कहानी एक साधारण तकनीकी चुनौती से बदलकर एक बहुत बड़े आर्थिक खतरे का रूप ले लेती है। ये आधुनिक अर्थशास्त्र और इंसानी निर्माण की सीमाओं का एक अजीब मिलन है। अपनी तरक्की की रफ्तार बनाए रखने, पर्यटन को जिंदा रखने और दुनिया का केंद्र बने रहने के लिए दुबई का लगातार बनते रहना ही उसकी मजबूरी बन चुका है। हर नया महाकाय प्रोजेक्ट, हर नया कृत्रिम द्वीप और हर नया आलीशान टर्मिनल दूरदर्शिता की जीत लग सकता है, लेकिन ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी और कर्ज भी है। हर पुल, हर आधार, हर पार्किंग और हर मीनार इस शहर की समय सीमा को और छोटा कर रही है। मरम्मत का ये बोझ लगातार बढ़ता जा रहा है। 1990 के दशक में बनी इमारतें अब बूढ़ी हो रही हैं। 2000 के दशक की तेजी में बने प्रोजेक्ट अब गर्मी और उमस की मार झेलते हुए अपने दूसरे दशक में प्रवेश कर चुके हैं। 2010 के दशक में बनी इमारतों पर अब कमजोरी के पहले निशान दिखने लगे हैं। और आज जो नए ढांचे खड़े किए जा रहे हैं,
वे इस शहर के कुल क्षेत्रफल को और बढ़ा रहे हैं, जिसे इस खाड़ी के मौसम से बचाना ही होगा। यही वो बड़ा जाल है जिसमें यह शहर फंस चुका है। क्या इस शहर की जांच करने और पैसा खर्च करने की क्षमता उतनी ही तेजी से बढ़ पाएगी जितनी तेजी से ये कंक्रीट का जाल फैला रहा है? खतरा ये नहीं है कि यह शहर अचानक रेत में मिल जाएगा। असली खतरा यह है कि इसकी देखरेख का खर्च हमेशा बढ़ने वाला एक ऐसा बोझ बन जाएगा जिसे संभालना नामुमकिन होगा। जैसे जैसे पुरानी और नई इमारतें एक साथ खड़ी होंगी, पर्यटन उद्योग को सिर्फ इस चमक दमक को बनाए रखने के लिए और ज्यादा पैसा कमाना होगा। वो बेदाग छवि जो दुनिया भर से निवेश को खींचती है, अब दिन ब दिन और महंगी होती जा रही है। ये एक ऐसा ढांचा है जो हमेशा बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था के भरोसे खड़ा किया गया है, लेकिन यहाँ का मौसम हर उस हिस्से पर अपना टैक्स वसूलता है जो सूरज के सामने खुला है। आधी रात को जब इंजीनियरों की टीम अपना काम खत्म करके दीवार को बंद करती है, तो ऊपर से कीमती संगमरमर लगा दिया जाता है। बाहर से सब कुछ शांत दिखता है, लेकिन इस शहर के अंदर कंक्रीट के सड़ने का समय कभी नहीं रुकता। अगली सुबह फारस की खाड़ी के ऊपर सूरज उगता है और एक आलीशान खाली रेस्टोरेंट पर अपनी सुनहरी रोशनी बिखेरता है। मेजें सजी हुई हैं, कांच चमक रहे हैं। पहले मेहमान आते हैं और सामने खड़ी बुर्ज खलीफा की विशाल और शानदार इमारत को निहारते हैं। वे उसी खंबे के पास से गुजरते हैं जिसे कुछ घंटे पहले ही खोला और ठीक किया गया था। उन्हें वहां सिर्फ इटालियन संगमरमर की चमक दिखती है। ये इमारत हमेशा के लिए बनी लगती है और ये नज़ारा अजय लगता है। लेकिन ये स्थिरता कुदरती नहीं है। ये तो इंजीनियरों की एक गुप्त फौज और पानी की तरह बहते पैसों के दम पर खड़ा किया गया एक भ्रम है, जो इस बेदर्द मौसम के खिलाफ लगातार एक मूक जंग लड़ रहे हैं। केवल तेज गर्मी ही दुबई के कंक्रीट को बर्बाद नहीं कर रही है, बल्कि इसके पीछे छिपे कई और कारण हैं। एक अच्छे से बनी इमारत पीढ़ियों तक रेगिस्तान का मुकाबला कर सकती है, लेकिन गर्मी, उम्स, नमक और मौसम का उतार चढ़ाव मिलकर चुपचाप इसकी उम्र को तेजी से घटाते हैं। दुबई का ये नज़ारा भले ही कंक्रीट से बना हो, लेकिन इसकी उम्र हमेशा के लिए तय नहीं है। ये सिर्फ फीता काटने वाले दिन ही हमेशा के लिए सुरक्षित नहीं हो जाता। इसकी लगातार जांच करनी पड़ती है, मरम्मत करनी पड़ती है और इसे नया रूप देना पड़ता है, वो भी एक गुप्त दरार और आधी रात को की जाने वाली शांत मरम्मत के जरिए। अगर आप और मैं मिलकर इस तरह के सच को उजागर करने वाले खोजी वृत्तचित्रों को देखना पसंद करते हैं, तो हमारे इस सफर का हिस्सा बने। याद रखें, आने वाला खलप्रिट कभी भी उस विज्ञापन वाले पन्ने पर नहीं लिखा होता। ये केवल एक निष्पक्ष विश्लेषण है जो सार्वजनिक जानकारी और इंजीनियरिंग के सिद्धांतों पर आधारित है। यहाँ बताई गई बातें ये बिल्कुल नहीं दर्शाती हैं कि कोई खास इमारत या दुबई का पूरा ढांचा इस समय खतरे में है या सुरक्षित है। हर इमारत के हालात और खतरे के स्तर में जमीन आसमान का फर्क होता है। किसी भी इमारत की मजबूती की जांच केवल प्रमाणित इंजीनियर ही कर सकते हैं। ये जानकारी किसी भी तरह की तकनीकी, कानूनी या आर्थिक सलाह नहीं है। हमारा ये विश्लेषण केवल इस व्यवस्था, अर्थव्यवस्था और रखरखाव के दबावों को समझने का एक प्रयास है, न कि किसी इमारत के अचानक गिर जाने की कोई चेतावनी। हम और आप मिलकर भविष्य में भी ऐसे ही छिपे हुए सच की पड़ताल करते रहेंगे और विकास के पीछे के असली सच को आपके सामने लाते रहेंगे।